हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 22 जून के नाम से आपके समक्ष उपस्थित है। और आज हम 10 करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे आपसे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने सेशंस की ओर और शुरुआत करते हैं पहले एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो आज हम जिस मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करेंगे वो है आपके स्क्रीन पे। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक कोटेशन है आज का, जिसमें कहा गया है कि आपको इंतज़ार करने की बजाय आपका जो लक्ष्य है उसे निर्धारित कीजिए और पूरे मेहनत के साथ, पूरे अपने मनोबल के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ सोचने भर से ही कोई काम नहीं हो जाता है या फिर आप किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो इंतज़ार करने वालों की श्रेणी में से बाहर निकलिए और कोशिश करने वाले बनिए, क्योंकि बिना कोशिश किए आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और इंतज़ार करने से समय निकलते जाता है और बाद में आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा। हो सकता है आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करने वाले हो, लेकिन सोचने से और इंतज़ार करने से कोई भी चीज़, कोई भी जो आपका जो कार्य है या फिर जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है, तो वो आप प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होगी। आपको सफलता सुनिश्चित करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंतज़ार नहीं करना है, आपको कोशिश करते जाना है बिना फल की चिंता किए। तो फ्रेंड्स, आज का ये मोटिवेशनल कोट्स हमने डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशंस की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला 21 जनवरी, दूसरा 20 मार्च, तीसरा 25 अप्रैल और चौथा 21 जून। तो इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वो है 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर में। और योग की जो महत्ता है ये आप सभी जानते हैं। योग के अभ्यास से न सिर्फ हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है, बल्कि हमें एक मानसिक शांति भी मिलती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आजकल वर्तमान के समय में जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, आप भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जीते हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों का सामना करना पड़ता है आज के लाइफ में, और काफ़ी जटिल जीवन शैली है लोगों की। तो उसमें योगा जो है वो आपको बूस्टअप करने का काम करता है, जिससे आप अपने मस्तिष्क को एक शांति दोगे, जब भी आप अपने कार्य दक्षता के साथ कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये अगर हम बात करें योगा की, तो हमारी भारतीय संस्कृति का योगा एक अभिन्न हिस्सा रहा है। और योग से होने वाले फ़ायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि ये पहली बार कब मनाया गया था, तो योग दिवस दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया, और तब से ये हर साल 21 जून को मनाया जाता रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इस तरह के प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। इन दोनों एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इब्राहिम रईसी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला ईरान, दूसरा इराक, तीसरा इजराइल, चौथा कुवैत। तो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं हाल ही में। तो ये आपको याद रखना है। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर बनते हैं, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर वनडे एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आइए हम पता करते हैं इब्राहिम रईसी, जिन्होंने अभी चुनाव में जीत हासिल की है और राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। कहाँ की? तो ईरान के। तो ईरान के कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं इब्राहिम रईसी, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। और ये ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में इनका जन्म हुआ था। और इसी शहर में आपको मैं बता दूं तो शिया समुदाय के सबसे पवित्र माने जाने वाली एक मस्जिद भी है। और अगर हम बात करें इनके चुनाव प्रक्रिया की, तो इनको करीब
62% मत मिले और मतदान का जो प्रतिशत रहा वो 48.8% रहा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको इतना याद रखना है कि इब्राहिम रईसी, जिनका संबंध ईरान से है और ये वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं हाल ही में। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया का, बीसीसीआई का, जिसने ओलंपिक की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को एक सहायता राशि के रूप में एक फंड की घोषणा की है। और वो कितना है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला 15 करोड़, दूसरा 10 करोड़, तीसरा 20 करोड़, चौथा 14 करोड़। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है, जो सही आंकड़ा है, वो है 10 करोड़ रुपए का। इतनी राशि आवंटित की गई है और सहायता राशि के रूप में बीसीसीआई देगी भारतीय ओलंपिक संघ को और खेल मंत्रालय को, जिससे इस राशि के मदद से होगा क्या कि जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि टोक्यो ओलंपिक खेल जो 23 जुलाई को होना निर्धारित है, अभी की स्थिति जो है, अभी आगे देखेंगे कि इस खेलों का आयोजन हो पाता है या नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी के दौर में जो भी इंटरनेशनल जो अरेंजमेंट किए गए थे, जो भी आयोजन किए गए थे, उन सबको वर्चुअल ही किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बीसीसीआई ने हाल ही में 10 करोड़ रुपए की मदद देने की पेशकश की है, किसको? भारतीय ओलंपिक संघ को और खेल मंत्रालय को। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के महासचिव पद पर निम्नलिखित में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला है बान की मून, दूसरा डॉक्टर माइक रयान, तीसरा एंटोनियो गुटरेस और चौथा इनगर एंडरसन। और यहाँ पे सबसे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इन्हें दोबारा चुना गया है सर्वसम्मति से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है एंटोनियो गुटरेस। इनको दोबारा कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद के लिए चुना गया है। और हम आपको बता दें कि ये जो एंटोनियो गुटरेस हैं, ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2021 को पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री जो एंटोनियो गुटरेस पहले रह चुके हैं, इनको महासचिव के तौर पे फिर से नियुक्त किया गया है। और यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी माना जाएगा। और इससे पहले अगर हम बात करें तो इस शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 193 सदस्यीय इस संस्था के लिए एंटोनियो गुटरेस को फिर से निर्वाचित करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 193 है। और फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से आप लोग जानते हैं, तो उसमें जो वर्तमान में देश शामिल हैं वो हैं अमेरिका, रसिया, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और भारत को इसमें शामिल करने के लिए प्रयासरत है। और ये अपने जो देश हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अमेरिका की, रसिया की और फ्रांस की, तो ये लोग इसके पक्षधर हैं। लेकिन चाइना की वजह से अगर इन देशों में से कोई एक अगर वीटो कर देता है, नकारात्मक मतदान कर देता है, इस वजह से भारत की दावेदारी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के महासभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं दूसरी बार एंटोनियो गुटरेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं पीसीएस एग्जाम्स में या फिर वनडे एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? तो फ्रेंड्स, ये कौन सी महिला खिलाड़ी है भारत की जो टेस्ट मैच के दोनों पारियों में जिन्होंने अर्धशतक लगाया है और इस तरह का कारनामा करने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है स्मृति मंधाना, दूसरा मिताली राज, तीसरा हरमनप्रीत कौर और चौथा शेफाली वर्मा। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो इसके सही जवाब है वो है शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा ने ये कारनामा कर दिखाया है जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ा है। और इस तरह करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं ये, और दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज बन गई है। तो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स सेगमेंट में
इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और ये एक महिला खिलाड़ी की बात है तो ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें इनके इस उपलब्धि को हासिल करने की, तो भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रचा है। और शेफाली वर्मा एक तरफ जहां डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं, तो वह दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। वहीं डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार 2 पारियों में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज भी बनने का गौरव उनको हासिल हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नाम याद रखना है शेफाली वर्मा का, जिन्होंने ये कारनामा किया है और हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है महमूद जमाल, दूसरा राहुल सचदेवा, तीसरा विजय शंकर और चौथा श्रीनिवासन। तो यहाँ जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं, वो है महमूद जमाल। महमूद जमाल जो भारतवंशी हैं और पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में, एक कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया गया है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अपॉइंटमेंट सेगमेंट में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन्होंने एक इतिहास रचा है। जमाल को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में नामित किया गया है। इसके साथ ही वह देश के शीर्ष न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत न्यायाधीश हो गए हैं। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में इनके नामित किए जाने की, इनके चयनित इन्हें किए जाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है महमूद जमाल, जिन्होंने कनाडा के शीर्ष न्यायालय में जज के रूप में नामित किया गया है इन्हें। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1098 कैरेट के डायमंड की। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने। पहला ऑप्शन है घाना, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा केन्या, चौथा अल्जीरिया। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है बोत्सवाना। अफ्रीकी देश है बोत्सवाना फ्रेंड्स, और ये हीरा के खदान के लिए जाना जाता है। तो यहाँ हाल ही में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। और ये खोज करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है देवस्वाना डायमंड कंपनी। और ये वर्ष 1905 में अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में ये 3106 कैरेट का कुलिनन डायमंड, जिसको आप सबसे बड़ा हीरे के नाम से जानते हो, तो सबसे बड़ा डायमंड कौन है? कुलिनन डायमंड। ये प्रश्न भी आपको यहाँ से एक सोल्व हो जाएगा, जो 3106 कैरेट का है। और अगर हम बात करें 2015 में, तो बोत्सवाना में ही 1109 कैरेट के लेसेडी ला रोना नाम के डायमंड को खोजा गया था, जो दूसरा सबसे बड़ा डायमंड था। और अभी हम बात करें दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की, जिसका अभी खोजा गया है बोत्सवाना में। ये एक अफ्रीकी देश है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में डायमंड के खान पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर बनते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम शरणार्थी की बात कर रहे हैं। शरणार्थी का मतलब ये होता है कि जो दूसरे देश से पलायन करके, और जो भी जैसे हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ से म्यांमार से लोग पलायन करके बांग्लादेश में घुसने की प्रयत्न करते हैं। बांग्लादेश से लोग पलायन करके वेस्ट बंगाल में घुसने का प्रयत्न करते हैं। तो ये शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा 12 मार्च, तीसरा 20 जून और चौथा 20 अप्रैल। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है 20 जून। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है विश्व भर में। और इस दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो है शरणार्थियों की शक्ति और दृढ़ निश्चय एवं उनके प्रति सम्मान को एक तरह से जाहिर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रति वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य जो है फ्रेंड्स वो है विश्व भर में आम जनमानस के बीच शरणार्थी की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और यह दिवस मुख्यतः उन लोगों के प्रति समर्पित है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो परिस्थितियाँ विश्व में बनती है, कभी
किसी एक समूह को प्रताड़ित किया जाता है, या फिर किसी देश में संघर्ष की स्थिति हमेशा रहती है, या फिर वो समूह एक हिंसा का शिकार हो जाता है, तो इस स्थिति में शरणार्थी जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट करते हैं। तो इनके प्रति एक सम्मान दिखाने के लिए, इनके प्रति एक सम्मान दिखाने के लिए और इनको एक बराबर का दर्जा देने के लिए कि ये अपने आप को हे दृष्टि का न समझे, तो इसलिए इस दिवस को समर्पित किया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में, और वो मनाया जाता है 20 जून को। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह के प्रश्न जो हैं, जो डेज से रिलेटेड है, दिवस से संबंधित है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस तरह के प्रश्न उस खास दिवस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसको, उस विषय वस्तु को संरक्षण देने के लिए मनाया जाता है विश्व भर में। तो यहाँ पे आपने जाना कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? G7 की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये विकसित देशों का एक समूह है और इसका 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, ये हमें पता करना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है कार्बिस बे कार्नवाल, दूसरा है बियारिज, तीसरा है ताओरमीना और चौथा है क्यूबेक सिटी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है कार्बिस बे कार्नवाल। ये एक जगह है इंग्लैंड में जहाँ पे 47वां शिखर सम्मेलन मनाया गया है। ये G7 का कार्बिस बे में, ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया और यह 7वां अवसर है जब यूनाइटेड किंगडम ने इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता की है। और अगर हम बात करें तो इस वर्ष के G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया गया था और इस अवसर पर सभी नेताओं ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य तथा कोविड-19 से एकजुट होकर लड़ने की प्रतिबद्धता उन्होंने जाहिर की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सभी देश, खासकर अगर हम गरीब देशों की बात करें तो उन्हें वैक्सीन की उपलब्धता हो, इस पर भी चर्चा की गई, एक रोड मैप तैयार किया गया। तो G7 क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। G7 एक अनौपचारिक संगठन है जिसका कोई मुख्यालय अथवा सचिवालय नहीं होता है और इसका कोई चार्टर भी नहीं होता है और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो एक रोटेशन प्रणाली होती है, उसके आधार पे इनका चयन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है कि कार्बिस बे कार्नवाल में 47th G7 समिट का आयोजन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। जून 2021 में कौन सा गांव कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है? तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कोरोना संक्रमण के दौर में टीकाकरण की जो प्रक्रिया है ये चलाई जा रही है हमारे देश में और एक तरह से देखें तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव है जिसे हम संपन्न करने की दिशा में एक चुनौती के रूप में इसे ले रहे हैं और टीकाकरण सबको एक सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं कि सभी का टीकाकरण किया जाए, चाहे वो वयस्क हो या फिर वृद्ध हो। तो यहाँ पे वह कौन सा गांव है जो देश का पहला गांव बन गया है जहाँ पे वयस्क आबादी का टीकाकरण 100% किया जा चुका है? तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है मालिकपुरा, दूसरा ऑप्शन है वेयान, तीसरा है लोकपेंग और चौथा है बरवाल। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो है वेयान। तो वेयान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित एक गांव है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित वेयान गांव है जहां पे 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण हो चुका है और इस तरह का कारनामा करने वाला, इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला यह देश का पहला गांव बन गया है। और इस गांव में कोविड टीकाकरण अभियान को जम्मू कश्मीर मॉडल के तहत लागू किया गया, जो त्वरित गति से संपूर्ण पात्र आबादी, जो भी इसके एलिजिबल जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, उसका टीकाकरण करने की एक 10 सूत्री रणनीति अपनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिर्फ इस गांव का नाम याद रखना है कि वो कौन सा गांव है जो देश का पहला गांव होने का गौरव प्राप्त किया है, जहाँ पे कोविड-19 के वयस्क वैक्सीनेशन, अगर वयस्क आबादी की बात करें तो उन्हें 100% वैक्सीनेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 10 प्रश्नों का जिक्र किया। आज के जो टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने चर्चा किया और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से इस सेशन को आपने समझा होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और रोज़ हम डेली के डोज के नाम से
टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया करेंगे। और इस वीडियो के साथ मैं रोज़ पीडीएफ फाइल भी डाल देता हूं, जिससे आप उसको ऑफलाइन भी आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उसको संग्रहित भी कर सकते हैं, जिससे आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सारे एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इस सेशन से काफ़ी फ़ायदा होगा और आपके करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। और कुछ नहीं करना है, आपको रोज़ाना 10 प्रश्नों का ही अध्ययन करना है और हमारे साथ रहना है। आपको मुश्किल से 20-25 मिनट का समय लगेगा और ये 10 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को काफ़ी मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी संख्या में लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, जिससे ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। फिर कल हाजिर होऊंगा आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ डेली के डोज के नाम से। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।